हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि 8 बजे सुबह तक जो है आपको ये क्लास मिल जाए, ठीक है। पहले ही डालने की कोशिश करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो मैं एग्जाम की पॉइंट में आपको बताता हूँ, अगर इससे संबंधित 1 नंबर वाले प्रश्न यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो आप लोग जो है आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। देखिए, एक सिलेबस होता है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है और इससे हट के ज़रा ये लोग नहीं प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि जो है अगर उससे बहुत ज़्यादा हट के बनाते हैं कंपटीशन की तरह तो बहुत बच्चों को फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आशा है कि हम लोग जो है जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उससे बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या है? पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। ये बीटीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुआ चांद है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? शुक्ल पक्ष होते हैं और कृष्ण पक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एकदम अंधेरा रात है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा आपका अमावस्या, ठीक है। और यहाँ एकदम फुल मून है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका पूर्णिमा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं और लिख दे रहा हूँ, इससे ऑफ है अमावस्या, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से चांद जो है धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फुल मून की स्थिति में आ रहा है। फिर यहाँ से जो है चांद घटना शुरू हो रहा है, जो है फिर क्या हो जाएगा? अमावस्या की स्थिति में आ रही है, यानी कि एकदम जो है अंधेरी रात हो जा रही है। यानी कि जब चांद बढ़ रहा है यहाँ से देखिए तो उसको क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चांद जो है घट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। चांद का जो साइज की बात हो रही है, तो आप लोग आशा है कि यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कृष्ण का मतलब होता है काला होना। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला होना, काला है, ठीक है। तो जो है उजाली रात जो है क्या हो रही है? काली हो रही है, तो उसको कृष्ण पक्ष कह रहे हैं। और शुक्ल पक्ष जो है डायरेक्ट उसका क्या है? उल्टा है, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा से अमावस्या तक के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा चित्र में दूसरा फेज था उसकी बात चल रहा है यहाँ पे, जबकि इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय जो है शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जो पहला फेज था वो क्या था? शुक्ल पक्ष था, और जो दूसरा वाला पक्ष क्या था? कृष्ण पक्ष था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आप लोग आते हैं, ठीक है। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। बीटीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, या समुद्रगुप्त ने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसको जो है गुप्त युग का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। 319 से 320 ईस्वी में उनके राज्यारोहण के साथ जो है ये शुरुआत माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जब उसका राज्यारोहण हुआ था 319 से 320 ईस्वी के बीच में, उसी समय से जो है गुप्त संवत का क्या माना जाता है? शुभारंभ माना जाता है। राज्यारोहण किसका हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का, और इसी को जो है गुप्त युग का जो है क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने घोषणा की थी, ठीक है। जो सम्राट अशोक था उसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए, अपने राज्य का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा किया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, और सब कुछ जो है त्याग कर दिया है, ठीक है।
लड़ाई से त्याग कर दिया। हालांकि सम्राट बना रहा जब तक मृत्यु तक, लेकिन उसने जो है युद्ध से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्योंकि जो कलिंग युद्ध में बहुत से जो है लोगों की मौत हुई थी, खासतौर से महिलाओं की भी हुई थी। तो उसने जो है किसकी घोषणा की थी उसके बाद, भेरीसेन की, धर्मघोष की, भेरीघोष या धर्मघोष, दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसने जो है कलिंग युद्ध के बाद धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, हिंसा को त्याग कर दिया था। उसको जो है धर्मघोष कहा जाता है, धर्मघोष की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन में, कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक है, यानी कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, कौड़ी, दिनार, निस्क, पर्ण। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दिनार कहा जाता था। ठीक है, जो गुप्त काल में सोने की मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दिनार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। मैं देखिए बार बार एक ही चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूँ कि एक बार भी आपने ध्यान से अगर सुन लिया तो आपके जो है जेहन में ये बातें बैठ जाएगी, और उसी के लिए तुम लोग पढ़ रहे हैं कि जब अच्छे से याद हो जाएगा तभी तो एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, बीटीसी 2017 और डीएलएच 2019 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किसके किसके बीच हुआ था? देखिए, तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 में और 1192 में, लेकिन दोनों युद्ध जो है सेम राजाओं के बीच में हुआ था। यानी कि तो किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध में जो है विजयी कौन रहे थे? पृथ्वीराज चौहान रहे थे, लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और उसके बाद जो है मुस्लिम शासकों का भारत में द्वार खुल गया था। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। जो तराइन का युद्ध है या अथवा तरवाड़ी का युद्ध है, 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे उत्तर भारत मुस्लिमों के नियंत्रण के लिए खोल दिया गया। ठीक है, खुल गया। यानी कि इसके बाद जो है मुस्लिम शासक यहाँ आए और धीरे धीरे मुस्लिम यहाँ पे बसने लगे। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, मूलतः मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है मोहम्मद बिन शाम यानी कि मोहम्मद गौरी और अजमेर के दिल्ली के चौहान राजपूत पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चौहान वंश के थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग आते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए, ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, इसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। तो ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो है मंदिर राजस्थान राज्य के माउंट आबू में स्थित है। देखिए, ये भी प्रश्न आता है कि कहाँ पे स्थित है, तो माउंट आबू पर स्थित है। ये एक पहाड़ी है। ठीक है, तो राजस्थान में है ये प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिनका निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच वास्तुपाल तेजपाल जैन आम लोगों द्वारा किया गया था। ये मंदिर संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे चित्र में कि मंदिर जो है संगमरमर से ही बना हुआ है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर दिख रहा था आपको चित्र में। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। जो पल्लव है, पल्लव वंश था, उसका प्रसिद्ध मंदिर जो है किस स्थान पर निर्मित है? कांची में, बंगी में, महाबलीपुरम में, तंजौर में। रथ मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि महाबलीपुरम में जो है पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर जो है स्थित है। तो ये देखिए, पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यही पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर है, ये जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, पल्लव राजाओं ने देवताओं के आवास के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई पत्थर के मंदिरों का निर्माण करवाया।
इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है चेन्नई से 65 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम है। चेन्नई से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 65 किलोमीटर दूरी पर है। पाए जाने वाले 7 रथ मंदिर बनाया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। देखिए, इस सेशन में जो है 20 क्वेश्चन है, यानी कि 20 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 20 प्रश्न है। लेकिन जो 20वां प्रश्न होगा वो आपके लिए होगा, आपको जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो 20वां प्रश्न है वो आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जो है आपको उसका आंसर बताना होगा। तो फिलहाल जो है 19 प्रश्न हम लोग खुद करते हैं, 20वां प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। गीत गोविंद के रचयिता हैं, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, जायसी हैं, अमीर खुसरो हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा जयदेव जो है गीत गोविंद क्या है? रचयिता है। ठीक है, देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं, जो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। यह पुस्तक वृंदावन में कृष्ण की गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन करती है। ठीक है, ये जो क्या करती है, देखिए गोविंद मतलब क्या होता है? गोविंद जो है कृष्ण का ही दूसरा नाम है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गाने में आपने सुना होगा। तो गोविंद जो है कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो गीत गोविंद यानी कि सिर्फ सीधे से बात है कि जो है ये कृष्ण के बारे में होगा, लेकिन कृष्ण के में जो है, जो कृष्ण की जो गोपियों और राधा के बीच में संबंधों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ये क्या थे? 8 मंत्री थे, या 8 तेलुगु कवि थे, या 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे। तो जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में, वो थे 8 तेलुगु कवि। क्या थे ये? 8 तेलुगु कवि थे। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8वें सर्वश्रेष्ठ कवि, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, किस साहित्य के थे? तेलुगु साहित्य के थे। 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिनको क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनके नाम क्या क्या थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्लसानी थे, पेरन्ना थे, नंदी तिम्मन थे, भट्टूमूर्ति थे, ध्रुजटी थे, मादयगिरी मल्लन, मधु पल्लकू, अचलराजू रामचंद्र थे, और पिंगली सुरंद थे। ठीक है, इतने लोग थे। ये नाम जो है याद करना हालांकि कठिन है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपके जो है छोटे मोटे एग्जाम में भी हेल्प मिले, पहली बात। दूसरी बात कि सीटेट और यूपीटेट में भी आपको फायदा हो, तो जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसे जो है आसानी से आपको हो जाएगा। मानसूनी पवन कहलाती है, डीएलएड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। मानसूनी पवन किसको कहते हैं? नियतवाही पवन को, मौसमी पवन को, स्थलीय पवन को, या सागरीय पवन को? तो मानसूनी पवन कहते हैं वो होता है बी, यानी कि मौसमी पवन को जो है मानसूनी पवन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा मानसूनी पवन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मानसूनी पवन जो है मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसम पवन होती है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। ठीक है, जो है आपने देखा होगा ये हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है, नीचे वाला भाग, यहाँ से जो है 1 जून को प्रवेश माना जाता है। हालांकि 1 हफ्ता इधर उधर हो सकता है, 10 दिन भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग जो है 1 जून को मानते हैं कि 1 जून को जो है हमारे यहाँ मानसून आता है, और जो है लगभग 15 जून तक जो है पूरे उत्तर भारत में भी फैल जाता है। और इन्हीं मानसून पवनों के वजह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में क्या होता है? भारी वर्षा होती है, जिनसे हम लोग जो है आसानी से खेती कर पाते हैं, और जून से सितंबर तक ये मौसम मानसून का बना रहता है। 65.5 डिग्री से ध्रुव के मध्य पाए जाने वाले ताप कटिबंध है, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 65.5 से ध्रुव के मध्य में जो पाए जाने वाला ताप कटिबंध, उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं, शीत कहते हैं, उष्ण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग चित्र में समझेंगे तो आसानी समझ लेंगे। देखिए अब ऐसे में जब 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो इस चित्र को आप बना देंगे तो डायरेक्ट जो है बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी का चित्र है, कितने कटिबंधों में बांटा गया है इसको देख लेते हैं। देखिए ये विषुवत वृत्त है आपका, क्या है, विषुवत वृत्त है, और 0 से लेके 33.5 डिग्री के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंध होता है। उत्तर में वही है और दक्षिण में भी सेम है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दोनों में सेम है। आपको याद रखना है कि 0 से लेकर 33.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी में क्या होता है, जो है उष्णकटिबंध होता है, और 33.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो क्या होता है, उत्तरी शीतोष्णकटिबंध होता है। क्या होता है, शीतोष्णकटिबंध होता है। लेकिन जो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव के बीच में होता है वो क्या होता है, उत्तरी शीत कटिबंध है। यानी कि देखिए यहाँ पे शीत कटिबंध है। ठीक है, सेम चीज जो है यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच में। तो वही पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में कि 66.5 डिग्री से लेकर और पोल के बीच में जो है कौन सा कटिबंध होता है, तो वो जो है शीत कटिबंध होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे जो है मौसम नॉर्मल होता है और यहाँ पे तो बहुत ही गर्मी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो 33.5 डिग्री वाला कर्क रेखा होता है, 66.5 डिग्री वाला जो ये बना हुआ है, ये क्या होती है, आर्कटिक वृत्त है, और नीचे वाली जो है ये मकर रेखा है। ठीक है, 33.5 डिग्री नीचे वाली, और जो 66 डिग्री नीचे वाली है वो क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, तो आर्कटिक ऊपर है तो आर्कटिक वृत्त हो जाएगा, और अंटार्कटिका नीचे है तो ये जो है क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका वृत्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ठीक है, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियां हैं। वो सूचियां कौन कौन सी है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहली है संघ सूची, यानी कि इस पे जो है केंद्र का अधिकार है, इस पे जो है कार्य करने का, इसमें जो है चेंज करने का केंद्र का अधिकार है। राज्य सूची है, जैसे इस पे जो है राज्य का काम करने का, जैसे पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, इस पे राज्य काम करती है। शिक्षा तो हर दोनों में आता है। संघ सूची में जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, ये सब जो है संघ सूची में आता है। ठीक है, एक मिनट, रेलवे डाकघर जो किस में आता है, संघ सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गया, राज्य सूची में आता है, और समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया, इस समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, दोनों लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 3 सूचियां हैं संविधान में। एक संघ सूची है जिसपे केंद्र का अधिकार, राज्य सूची जिसपे जो है राज्य का अधिकार है, और समवर्ती सूची जिसपे जो है दोनों का अधिकार है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज या बैंक। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शेयर जो है अर्थव्यवस्था में पूंजी को बाजार बनाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। भुमरा में है, देवगढ़ में है, खजुराहो में है, भीतरगांव में है। तो उत्तर बी हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पे है? वो आपके देवगढ़ में स्थित है। ये है दशावतार मंदिर, ये आपके देवगढ़ में स्थित है। और देवगढ़ कहाँ पे है? देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए दशावतार को की कहानी पत्थर और चिनाई वाली ईंटों से बना है। यह मंदिर जो है 500 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर में संयुक्त सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों का कहानी बताया गया है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसको दशावतार मंदिर क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जो है इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो है को दिखाया गया है। ठीक है, नक्काशी द्वारा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दशावतार मंदिर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूप्रॉपर्टी या उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो है इसका चित्र बनाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है पृथ्वी के इंटरनल भाग का। देखिए आंतरिक भाग ये है आपका। आंतरिक भाग जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जो है बाह्य क्रोड में बटा हुआ है, एक जो है आंतरिक क्रोड में बटा हुआ है। तो फिलहाल जो है आप समझे तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड नहीं था, वो सिर्फ क्रोड के नाम से था। तो सबसे अंदर वाले पार्ट को क्रोड कहते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लाल रेड से दिख रहा है आपको,
उसको मैंटल कहते हैं। और जो सबसे ऊपरी प्रॉपर्टी है ये बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में। तो आशा है कि ये समझ में पार्ट आपको आ गया होगा। देखिए, सीमा के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहा जाता है। सीमा मतलब मेंटल जो है सीमा से बना हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। निकिल तथा लोहा एफी की प्रधानता होती है किसमें, जो है आपके क्रूड में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें इस परत का नाम जो है नीफे रखा गया है, ठीक है। क्रूड में निकिल और आयरन पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहता है, नीफे कहा जाता है। यह 2890 किलोमीटर गहराई के से पृथ्वी के नीचे का केंद्र तक है, ठीक है। लगभग जो है पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी है उससे 2890 किलोमीटर नीचे क्रूड शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है 16 पे हम लोग आते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 1%, 78%, 21%, 16%। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 21% जो है क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। और 78% क्या पाया जाता है, 78% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है किसमें, वायुमंडल में। इसको आपको याद रखना है, रट लेना है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, कितनी हैं की बात हो रही है, यानी कि फिलहाल में कितनी है, 8, 10, 12, 15। तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि हमारे मूल संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां फिलहाल मौजूद हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 470 अनुच्छेद हैं, वर्तमान की बात हो रही है। 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। लेकिन देखिए, हमको दोनों याद रखना है, फिलहाल का भी और मूल का भी। जब शुरू में संविधान बना था, लेकिन जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन फिलहाल जो है मतलब ज़्यादा हो गया है, 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं। तो ये अनुसूचियों के बारे में पूछ रहे थे, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीटीसी 2016 और डीएलएड 2019 में पूछा गया है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये तो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, ये उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे प्रथम। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम जो है क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आशा है कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद भी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। अजंता में गुफाओं की संख्या है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, 42, 20, 25, 30। तो उत्तर जाएगा डी, यानी कि 30 जो है अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो देखिए, ये है अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो अजंता में कितनी गुफाएं हैं, ये जो है गिनेंगे तो अब जो है 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या जो है 30 है, 30 है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है, जिला भी याद रखिएगा, औरंगाबाद जिले में जो है पाया जाता है। सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित अजंता के कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। घोड़े के नाल के आकार की अर्धवृत्तकारी ये गुफाएं वगुर्ना नदी घाटी के बाएं छोर पर एक आग्नेय चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, ठीक है। आप लोग जो चट्टान देख ही रहे हैं, चट्टानों को काट के बनाया गया है इन गुफाओं को। और कहा जाता है कि जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है, जब बरसात का मौसम होता था, जब जो है भ्रमण करने का समय नहीं होता था, तो यहाँ पे जो है निवास करते थे और उसके बाद जो है फिर वहाँ से निकल जाते थे और जो अपने धर्म का प्रचार करते थे, शिक्षा का प्रचार करते थे। तो ये जो है अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में है, सह्याद्री पहाड़ी में है। 30 गुफाएं, उसमें घोड़े के नाल के आकार का है और
बगुरना नदी घाटी के बाएं छोर पर क्या है स्थित है। आग्नेय चट्टानों को काट के बनाया गया है। किसी भी एग्जाम में ऐसे इससे जो है हम लोग प्रश्न क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये आशा है। तो अब जो है जैसे हमने कहा था कि अब जो है 20वां प्रश्न आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू है। अच्छा प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। डीलेट 2019 में प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक जो है किस स्थान का, अशोक जो है किस स्थान का क्या था, वायसराय था। तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोशिला। आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, उत्तर बताना है। आप लोग जो है गेस करके भी बता सकते हैं, क्योंकि जो है एग्जाम में जो है जो गेस करते हैं हम लोग, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वैसे भी आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको जो है उत्तर देते हैं। आज का सेशन जो हमारा यहीं समाप्त होता है। कृपया करके क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।